ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे इस चैनल आचार्य निखिल दत्याल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ज्योतिष की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। चैनल पे बहुत वीडियोस आएंगी, एनालिसिस भी होगा, जैसा मैंने कहा था अलग अलग टॉपिक्स पे आएंगी वीडियोस। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष अगर सीखनी है तो एकदम बेस से सीखनी चाहिए। जब तक बेस ही क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं व्यक्ति सीख सकता। दुनिया भर की टेक्निक से आज आप जो लोग ज्योतिष सिखा रहे हैं दुनिया भर की नई नई टेक्निक ले आते हैं। ये टेक्निक हिडन टेक्निक, कोई हिडन टेक्निक वगैरह नहीं होती। सब ज्योतिष का आधारभूत ही होता है। हाँ, उसको अलग अलग नाम से कह दिया जाता है। जितना यथासंभव मैं चैनल के माध्यम से सिखा सकता हूँ सिखाऊंगा। बाकी जैसे मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस भी ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, तो उसमें भी बहुत डीप तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है 4 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में बहुत कुछ होता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, एक अपार विद्या है, एक नेवर एंडिंग ओशन ऑफ नॉलेज है। पर कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके कुछ स्तंभ होते हैं। कोई कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, उसके कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं जिस पे वो खड़ी होती है। उसी प्रकार से ज्योतिष के भी कुछ प्रमुख स्तंभ होते हैं और उन्हीं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हर स्तंभ के बारे में मैं डीप में जाऊंगा, पर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हाँ 4 क्या मेन स्तंभ होते हैं ज्योतिष के, तो उनकी पहले चर्चा करते हैं। क्या नाम है उनके? तो अब उन 4 स्तंभों के बारे में जानते हैं जो ज्योतिष में एक बहुत मेन भूमिका, एक अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ है ज्योतिष में। ज्योतिष में नवग्रह हैं, उपग्रह हैं, वर्ग कुंडलियां हैं, डिग्रीज हैं, दशाएं हैं, अलग अलग प्रकार की दशाएं हैं, गोचर है, षडबल है, विंशोपक बल है, अष्टक वर्ग है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पर आधार तो कहीं ना कहीं ये 4 चीज़ें ही हैं। इनसे सम्मिलित होकर चीज़ों को और ऐड कर कर, सब्ट्रैक्ट कर कर, डिवाइड कर कर, मल्टीप्लाई कर कर बहुत चीज़ें बनती हैं। पर ये 4 ही आधारभूत स्तंभ हैं ज्योतिष के, और इन्हीं चीज़ों को समझना एक प्रथम सीढ़ी होती है। इन्हीं चीज़ों को समझना तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनको एक प्रकार से एनालाइज करना, इनके बारे में जानना, वो एक प्रथम सीढ़ी होती है ज्योतिष के तरफ बढ़ने के लिए। तो कौन कौन से वो 4 स्तंभ हैं ज्योतिष के, आप सबने सुने भी होंगे, पर जैसा मैंने कहा एक स्ट्रक्चर्ड वे में जानना चाहिए चीज़ों को। तो क्या वो 4 स्तंभ होते हैं? पहला 12 भाव, सबने सुने होंगे। जो ज्योतिष मेरे चैनल अगर दूसरा वाला देखते होंगे तो उनको पता ही होगा, या फिर कहीं और से भी आपने सीखा होगा। तो पहला जो स्तंभ है वो है कुंडली के 12 भाव। दूसरा स्तंभ 12 राशियां, बहुत महत्वपूर्ण है। किस लग्न में आपका जन्म हुआ, चंद्रमा किस राशि में है, कौन सा ग्रह आपकी किस राशि में बैठा है, किस भाव में कौन सी राशि पड़ती है, उसके आधार पर ही तो चीज़ें चलती हैं। जिस लग्न में आपका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं वो आपका व्यक्तित्व, आपके जीवन का पूरा लेखा जोखा दिखाता है। तो राशि की महत्वता बहुत होती है। अगला नवग्रह। अब इनके बिना क्या ही है, 9 ग्रह, नवग्रह, ये तीसरा एक स्तंभ है। अब ये ऐसा नहीं कि कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या असेंडिंग डिसेंडिंग में है। मैंने 4 चीज़ों को ऐसे ही रखा है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ कम है, नहीं, ऐसा नहीं। तो अगला है नवग्रह, 9 ग्रह। और चौथा पॉइंट है 27 नक्षत्र। नक्षत्र का प्रिडिक्टिव यूज जिस प्रकार से हो रहा है वो गलत है मेरे हिसाब से। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा गया कि अश्विनी मघा मूला के स्वामी केतु हैं, दशा स्वामी केतु हैं, स्वामी केतु नहीं है। अब अलग बात है कि कई पद्धतियां ही बन गई उस पर, जहाँ पे उस नक्षत्र का स्वामी उसको केतु कह दिया गया। बड़े बड़े ज्योतिष भी अपनी वीडियो बनाते हैं, बृहस्पति निकला शनि के नक्षत्र से। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ जो ज्योतिष पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं या सच में पढ़े हैं, एक श्लोक दिखा दीजिए जहाँ पर यह कहा गया है कि अश्वनी मघा और मूला, में शास्त्रीय श्लोकों ग्रंथों की बात कर रहा हूँ,
कि जहाँ पे ये लिखा है कि नक्षत्रों का स्वामी ग्रह है, दशा स्वामी की बात नहीं करा। फिर से मैं कहूँगा, दशा स्वामी हो सकते हैं नक्षत्रों के, पर उसमें भी अगर कोई और आप दशा लगाएंगे, अष्टोत्तरीय दशा लगाएंगे, तो स्वामित्व तो बदल जाएगा। कितनी दशाएं हैं? 54 दशाएं दी हैं पराशर जी ने, सब में नक्षत्रों के हिसाब से बदल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो प्रेडिक्टिव नक्षत्रों का उपयोग हो रहा है कि ये इस ग्रह का नक्षत्र है, वो थोड़ा सा गलत है। कभी समय मिला तो उस चीज़ को भी मैं टच करूँगा। पर हाँ, नक्षत्रों का एक प्रभाव होता है, उनका प्रभाव, हर नक्षत्र का एक अलग व्यक्तित्व है, हर नक्षत्र के अलग देवी देवता हैं, अनुष्ठानों में बहुत उपयोग होता है, जब उपाय करते हैं उनमें बहुत उपयोग होता है। कोई बहुत बड़ा दोष है कुंडली में तो उसका बहुत उपयोग होता है। या फिर एक ग्रह को समझना है कि भाई एक ग्रह एक राशि में तो बैठा है, पर किस नक्षत्र में बैठा है, वो किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है, उस नक्षत्र के चरण के देवता कौन है, बहुत चीज़ें, ये बहुत रिसर्च का टॉपिक है नक्षत्र। प्रिडिक्टिव में जब हम कंसल्टेशन देते हैं मे भी उतना उपयोग ना हो, पर हाँ रिसर्च के लिए, बहुत डीप जाने के लिए नक्षत्रों में बहुत कुछ है। तो आगे आगे आके हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब एक एक जो पिलर है उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं, फिर आगे आने वाली वीडियो में हर एक स्तंभ के बारे में मैं विवेचना डीप में करूँगा। अब शुरू करते हैं पहले स्तंभ के बारे में। जैसा मैंने कहा, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, आगे आके मैं हर भाव के बारे में समझाऊंगा। और ये बहुत बेसिक है, जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो बहुत बेसिक नाम है इन भावों के, जिन नामों से ये भाव जाना जाता है। तो 12 भाव होते हैं ज्योतिष में, बहुत महत्वपूर्ण। एक भाव से कई चीज़ें देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको लग्न बोलते हैं, इसको तनु भाव कहते हैं, पर यहाँ से क्या यही चीज़ें पता चलती है? आपका करियर से लेकर आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस सेंस, आपकी लॉन्जिविटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी आयु, बहुत चीज़ें लग्न से पता चलती हैं। तो काफ़ी कुछ, जैसा मैंने कहा, देखा जाता है लग्न से या एक भाव से। लेकिन क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्शन पे हैं तो हम एक प्रकार से देखेंगे कि कौन कौन से भाव हैं, क्या क्या उनको कहा जाता है, भावों के ऐसे क्या नाम है जिनसे उनको जाना जाता है। सबसे पहला आता है तनु भाव, या जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं। पहला भाव तनु भाव, तनु यानी कि तन, शरीर। तो जो भाव आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर दिखाता है, प्रथम भाव उसी को कहते हैं। इसको लग्न भी कहा जाता है, प्रथम भाव भी कहा जाता है, तनु स्थान भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको उदय लग्न भी कहा जाता है। बहुत नेम है इसके, लेकिन मोरलेस फर्स्ट हाउस और इसको लग्न या तनु भाव कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, लेकिन एक नाम से हमें जाना जाता है ना। अब कभी कभी हमारे दोस्त किसी और नाम से जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें अलग नाम से बुलाते हैं, कोई घर का नाम अलग होता है। व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ अलग बहुत सारी है, लेकिन कुछ नाम उसके पड़ जाते हैं। तो वैसे ही ये लग्न भाव है। फिर आता है दूसरा भाव, सेकेंड हाउस, इसको धन स्थान कहा जाता है, धन भाव, यहाँ से धन देखा जाता है। फिर से कहूँगा, बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसको धन स्थान कहा जाता है। फिर आता है तीसरा भाव, इसको सहज भाव, पराक्रम भाव, भाई बहनों का भाव कहा जाता है। ये वो भाव है जहाँ से पराक्रम आता है, जहाँ से भाई बहनों को देखा जाता है, जहाँ से आपकी फिजिकल एनर्जी देखी जाती है। फिर आता है चौथा भाव, इसको मातृभाव कहते हैं, माता का भाव। इसको सुख स्थान कहते हैं, सुख का स्थान। पहला सुख क्या है? लोग बोलेंगे पहला सुख निरोगी काया। नहीं, एक बच्चे के लिए सबसे पहला सुख उसकी माता होती है। एक बच्चे के लिए जो सबसे पहला, उसको क्या पता क्या चीज़ क्या होती है, जो सबसे पहला सुख एक बच्चे के लिए, जो वो जन्म लेता है, उसके लिए सब कुछ क्या है, जो सबसे पहला सुख है उसकी, वो माता है। इसलिए सुख का भाव है, ये माता का भाव है। पंचम भाव, अगला भाव, इसको बौद्धिक क्षमता का भाव कहा जाता है, इसको शिक्षा का भाव कहा जाता है, संतान का भाव कहा जाता है। आपकी जो बुद्धि है, उसकी क्षमता कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो पंचम भाव पर एक नाम देना हो तो इसको संतान का भाव कहेंगे, उस नाम से ज़्यादा जाना जाता है। फिर आता है छठा भाव, रोग, रिपु, ऋण का भाव। तो यहाँ से रोग देखे जाते हैं, यहाँ से रिपु यानी कि दुश्मन देखे जाते हैं, यहाँ से ऋण देखा जाता है।
स्ट्रगल्स का भाव होता है, पर और भी बहुत महत्व, ये ऐसा नहीं कि एक केवल बुरा भाव है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं इस भाव को कितनी महत्वता देता हूँ। 7वां भाव, सप्तम भाव, ये क्या है? विवाह का भाव। इसको विवाह का स्थान कहा जाता है। दारा भाव भी कहा जाता है। दारा कारक एक जैमिनी जी ने जो 7 कारक दिए हैं उसमें से दारा कारक भी एक 6 कारक हैं, सॉरी, दारा कारक भी एक उन्होंने बताए हैं। तो ये विवाह का भाव है, पर और भी बहुत चीज़ें देखी जाती है। बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। विवाह भी एक पार्टनरशिप ही है, चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर टूट जाती है। आजकल तो बहुत ही कुछ चल रहा है विवाह के मामले में। अष्टम भाव, आयु भाव, इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है, पर मृत्यु भाव क्यों कहे जब ये आयु भाव है? जो आयु होगी उसके बाद तो मृत्यु ही होगी, पर खैर मृत्यु भाव भी इसको कहा जाता है, आयु भाव भी कहा जाता है। थोड़ा सा नेगेटिव भाव ओवरऑल है, पर कई चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, इस भाव से कहीं ना कहीं उनका लेना देना होता ही है। या तो इस भाव की दशा आती है, कोई गोचर होता है इस भाव में, इस भाव का स्वामी कर्म भाव में, लग्न भाव में चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, बृहस्पति के साथ होता है। अंतरदशा इस भाव की चल रही होती है, लग्नेश इस भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का लेना देना ऑकल्ट से आ ही जाता है। नवम भाव, भाग्य का स्थान। भाग्य बली तो व्यक्ति बाहुबली। इतने वर्ष ज्योतिष में बिताने के बाद तो ये मैं कह ही सकता हूँ कि बिना भाग्य के व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। भाग्य होता ही है साथ। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता भाग्य। अगर भाग्य कुछ नहीं होता तो कई लोग मेहनत करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। भाग्य बहुत कुछ होता है। ये कहना कि भाग्य बहुत कुछ नहीं होता सबसे बड़ी गलती है। जो अब ये कहते ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो बोलते हैं ना, लेकिन पूरा भी तो पढ़ो। अधिकार नहीं है कर्मों में, पर जिसके पास अधिकार है वो कुछ न कुछ तो निर्णय करता ही होगा। प्रारब्ध है ये सब कुछ। जो हमारा भाग्य होता है वो प्रारब्ध है, कितना मिलेगा। तो भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नवम भाव अध्यात्म का भाव है, पिता का भाव है। अब थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन है, कहीं पर 10वां भाव बोलते हैं पिता का, कहीं पे नवम भाव बोलते हैं। मेरे हिसाब से नवम भाव ही पिताजी का होता है। यहाँ पे लिख दिया है जो, क्योंकि मेरी टीम ने शायद ऑनलाइन कहीं से ये फोटो निकाली है, पर मेरे हिसाब से नवम भाव पिताजी का होता है। इसमें थोड़ा सा मत भिन्न है, कुछ लोग 10वें भाव को भी कहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने मत हैं। मेरे हिसाब से नवम भाव ही पिताजी का होता है। 10वां भाव, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट भावों में से एक है। कर्म का भाव है आपके, आपका नाम कितना है, पहचान कितना है, आप अपने कर्मों से श्रेष्ठता कितनी पाते हैं। ठीक है, भाग्य जिसका साथ देता है वो आगे पहुंचता ही है, पर क्या वही आगे पहुंचता है? जिसका भाग्य भले ही उतना साथ ना दे, वो अपने कर्मों से भी ऊपर उठता है। हाँ, ईजी नहीं रहता। इस व्यक्ति के लिए बहुत ईजी रहेगा, इस व्यक्ति के लिए शायद अगर भाग्य का साथ नहीं मिला तो उतना ईजी नहीं रहेगा। पर ये व्यक्ति भी सब, जो कर्म भाव अगर साथ देता है तो वो व्यक्ति भी बहुत ऊपर पहुंचता ही है। इस भाव को पूर्ण योग कारक भाव कहा जाता है। लग्न और नाड़ी ज्योतिष में लग्न और 10वें भाव को पूर्ण योग कारक कहा गया है। इनकी विशेषता बहुत है। 11वां भाव सबसे फेवरेट भाव लोगों का, लाभ स्थान, पैसा, डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति, मोह माया, ये सब 11वें भाव से आता है। वृद्धि का भाव है। अगर बहुत सारे ग्रह 11वें घर में होते हैं तो अच्छा ही, भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अनटिलनेस कुछ ऐसे ग्रह बैठ गए जो बहुत ही खराब कर। तो 11वां भाव लाभ का है, 11वां भाव वृद्धि का है, 11वां भाव एक्सपेंशन का है। आय भाव इसको कहते हैं, इसको लाभ भाव कहा जाता है, वृद्धि का भाव कहा जाता है। और फिर 12वां भाव ये व्यय स्थान है। खर्चा भी होता है, हमारा जीवन यहाँ से शुरू होता है और उसका व्यय भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता है, यानी कि जीवन का अंत भी कहीं ना कहीं यहाँ से है। इसलिए इसको मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। मोक्ष कितने लोगों को मिलता है वो तो बहुत अलग बात है, पर हाँ, मोक्ष का भाव इसी भाव को कहा जाता है। तो ये वो 12 भाव हैं जिन पर ज्योतिष का एक स्तंभ टिका है। आगे आने वाली वीडियोस में इनमें डिटेल में चर्चा मैं करूँगा। अब चलते हैं अगले स्तंभ की तरफ, जो कि है ज्योतिष का दूसरा स्तंभ, यानी कि 12 राशियाँ, 12 ज़ोडिएक्स। जो पूरा ये हम, वो भी मैथमेटिकल पार्ट्स है कि हम क्यों 12 राशियों को ही लेते हैं,
क्या एक्लिप्टिक क्या है, मैं आऊँगा कभी उसकी विवेचना भी करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा है, मैं अभी शुरुआत में वो चीज़ नहीं बताना चाहता। पर हाँ, जो पूरा लेट्स से कि 360 डिग्री का चक्र है, जिसको हम कंसीडर करते हैं ज्योतिष में, या कोई भी राउंड फिगर है तो 360 डिग्री ही उसमें आती है। तो उसको जब हम 12 इक्वल भावों में बांटते हैं तो वो 12 ज़ोडिएक बनते हैं, 12 जिनको हम राशियाँ कहते हैं। तो उनके नाम मैं बताऊंगा, कई लोगों को पता भी होंगे, पर उनका क्रम है कि वो मेष से स्टार्ट होंगे पहली राशि और वो मीन तक जाएंगी 12वीं राशि। अब ये जितनी भी राशियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लग्न में कौन सी राशि है वो आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका बहुत कुछ डिसाइड करती है। आपके छठे भाव में कौन सी राशि है वो आपके शत्रु, आपको रोग किस प्रकार के रहेंगे। छठे घर में कर्क राशि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति को यूजली कफ रोग बहुत रहेंगे। छठे घर में सिंह राशि पड़ती है, कि जनरल एक ओपिनियन है कि ग्रहों से चीज़ें बदल जाएंगी, पर छठे घर में सिंह राशि पड़ती है तो व्यक्ति को एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, ये रोग बहुत रहते हैं। छठे भाव में मकर राशि पड़ती है तो नसों की प्रॉब्लम, स्लो डाइजेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों के बहुत रोग। तो राशियां बहुत महत्वपूर्ण है। राशियां एक इक्वल डिवीजन है। नक्षत्रों को ये कहना कि वो इक्वल डिवीजन है, मैंने कहा ना कि वो अलग चीज़ है। एक नक्षत्र में इतने तारे हैं, दूसरे में कम है, उनको इक्वली नहीं बांट सकते। पर क्यों राशि बेस या जो भाव बेस जो एस्ट्रोलॉजी है इतनी क्या कहिए उसको, वो उसमें सटीकता ज़्यादा है, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रिडिक्शन अच्छी है, क्योंकि बहुत इक्वल डिवीजन ऑफ ज़ोडिएक है। 360 डिग्री का इक्वल डिवीजन है। तो 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 30 डिग्री। तो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हर एक राशि कितनी डिग्री की हुई, 30 डिग्री की। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर एक राशि का एक एरिया होता है और 30 डिग्री का एरिया उसको कहा जाता है। तो नाम तो सबको पता ही होंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि आगे मैं हर राशि के बारे में बताऊंगा ही, और उसके बारे में और डीप में जाएंगे ही, पर एक नाम के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका कहने का तात्पर्य था कि एक इक्वल डिवीजन है जिसमें 360 डिग्री को 12 राशियों से बांटा जाता है, फिर एक राशि 30 डिग्री की बनती है। पहली है मेष राशि एरीज, दूसरी है वृषभ टॉरस, तीसरा है मिथुन जमिनाई, चौथा कर्क कैंसर, पंचम लियो सिंह, छठा कन्या वर्गो, सातवां तुला लिब्रा, आठवां वृश्चिक स्कॉर्पियो, नवम धनु सेजिटेरियस, 10वां कैप्रिकॉन मकर, 11वां कुंभ एक्वेरियस और अंतिम मीन यानी कि पाइसेस। तो इनके बारे में और जानेंगे आगे आने वाले टाइम में। बहुत महत्वपूर्ण है, राशि के बेसिस पर बहुत चीज़ें पता चलती हैं। अब लोग आगे रूल्स बताना शुरू कर देते हैं, ये होगा वो होगा, अलग अलग पद्धतियाँ, और लोगों को जो सीख रहे होते हैं उनको राशि का ही मूल तत्व नहीं पता होता। तो आगे आने वाले टाइम में राशियों के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नवग्रहों पर, तीसरा स्तंभ ज्योतिष का। जैसा मैंने कहा, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, हर एक स्तंभ की अपनी विशेषता है। अब नवग्रह, ज्योतिष तो फिर नवग्रहों पे ही चलती है। आपका कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस डिग्री पर है, किस ग्रह से संबंधित है, वर्ग कुंडलियों में कहाँ चला जाता है, दशा के अनुसार चीज़ें बदल जाती है, किस ग्रह की दशा है, ये बहुत कुछ इन ग्रहों की स्थिति पर ही हमारा जीवन डिपेंड करता है। नवग्रह आज के टाइम में या कभी भी कहीं किसी भी टाइम में उनकी महत्वता देवताओं के बराबर ही है। उनको देवता ही माना गया, उनको देवताओं की ही उपाधि दी गई है, इसलिए उनको पूजनीय कहा गया है। कुछ लोग ऐसे ही नाम ले देते हैं ना, ये देवी देवता हैं। ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता वैदिक संस्कृति में, कोई अनुष्ठान नहीं है। तंत्रोक्त कह लीजिए, पुराणोक्त कह लीजिए, वैदिक कह लीजिए, कोई भी अनुष्ठान नहीं होता जिसमें नवग्रहों की उपासना ना हो। और अगर नवग्रहों की उपासना के बिना कोई अनुष्ठान कर रहा है, वो अनुष्ठान सफल हो ही नहीं सकता। जैसे गणपति जी की पूजा हर अनुष्ठान में आवश्यक होती है, भले ही वो वैदिक हो, तंत्रोक्त हो, वैसे ही नवग्रहों की उपासना हर अनुष्ठान में अनिवार्य होती है। जो नहीं कर रहा, बिना नवग्रहों के पूजा कोई भी कर रहा है, अनुष्ठान सफल नहीं होते। इतनी महत्वता है
नवग्रहों की। जो भी देखिए, जो भी हमारे कर्म हैं, उनके जो फल हैं, उनका अधिकार इन नवग्रहों को दे दिया गया कि भैया आप चलाओ। अब जो महादेव हैं, बाकी जो देवी देवता हैं, उनका स्तर अलग है, वो तो ना जाके सबको डील करेंगे। उन्होंने वो स्वामित्व जो है, जो अधिकार है, वो ग्रहों को सौंप दिया कि भाई आप ये जो लोग हैं, इनका लेखा जोखा देखो। तो बहुत महत्वता होती है नवग्रहों की। कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो जीवन है वो इन्हीं पे आधारित होता है। अब नवग्रहों की अपनी कहानियां हैं जिनसे बहुत कुछ हमें पता चलता है। मैं जब क्लासेस लूँगा तो उसमें बहुत डिटेल में नवग्रहों के बारे में जाऊँगा, और उनकी कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, नवग्रहों की स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पे नवग्रहों की एक बार चर्चा कर लेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं नवग्रहों पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। या ऑब्वियसली जब चैनल में वीडियोज़ आती रहेंगी तो बहुत कुछ नवग्रहों के बारे में आएगा ही। नाम एक बार देख लेते हैं, सबको पता ही होगा वैसे। प्रथम ग्रहों के राजा सूर्य, फिर चंद्रमा। इनकी अलग अलग उपाधि भी है। कैबिनेट है एक सोलर कैबिनेट जिसमें, या प्लानिटरी कैबिनेट, जिसमें हर ग्रह को अलग अलग एक उपाधि दी गई है। उस पर मैं कभी आऊँगा ही। फिर मंगल है, बुध मरकरी, बृहस्पति जुपिटर, शुक्र वीनस, शनि सैटर्न, फिर राहु, और एक यहाँ पे शायद दिखे ही नहीं है लेकिन एक है केतु। तो नवग्रह के नवग्रहों में सम्मिलित होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आई थिंक मेरी टीम से वो मिस हो गया, तो केतु भी उसमें सबको पता ही है कि नवग्रहों में सम्मिलित होते हैं। अब चलते हैं नक्षत्रों की तरफ। नक्षत्र, जैसे मैंने कहा, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। ये कहना कि नक्षत्र ग्रहों के अधीन है वो गलत चीज़ है। विंशोत्तरी दशा है कि हाँ, उसमें हम कह देते कि अश्विनी मघा मूला, अगर आपका इनमें जन्म हुआ है तो आपकी केतु की दशा स्टार्ट होगी। बाकी हर ग्रह की इस प्रकार की। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह उनके स्वामी हैं, वो ग्रह उनके विंशोत्तरी दशा के हिसाब से दशा स्वामी हो सकते हैं। पर नक्षत्रों की अपनी रूपरेखा होती है, अपना व्यक्तित्व होता है। नक्षत्रों में भी स्थिर स्वभाव के नक्षत्र होते हैं, चर स्वभाव के नक्षत्र होते हैं, अग्नि तत्व के नक्षत्र होते हैं। उनकी जैसे एक ऊपर जाने वाला नक्षत्र जो ऊपर देखता है, नीचे जाने वाला नक्षत्र। जब पंचांग आदि हम मुहूर्त निकालते हैं तो भाई अगर खुदाई करनी है, यानी कि आपको अपना प्लॉट का काम स्टार्ट करना है, तो कौन सा नक्षत्र होना चाहिए। एक स्थिर स्वभाव का नक्षत्र आपकी ग्रह प्रवेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग नक्षत्रों का एक स्वामित्व, एक अलग अलग नक्षत्रों का एक व्यक्तित्व होता है। आगे कोशिश मेरी रहेगी कि नक्षत्रों पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं, पर जैसे मैंने कहा एक बहुत वास्ट टॉपिक है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में शुरू में जो भी सीखना चाहता है उसको बहुत नक्षत्रों में नहीं घुसना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे, ये मेरा मानना है। आगे जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएं कि आपको बहुत बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने थोड़ा सा साल बिता लिए ज्योतिष में, फिर आपका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका एक अपना तरीका हो सकता है, अपना एक स्टाइल हो सकता है। पर शुरू में कई लोग ना वही करते हैं कि ना सीधा नक्षत्रों में घुस गए, अरे नक्षत्रों में बहुत कुछ है। आप फिर ज्योतिष में प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। अगर रिसर्च करनी है, ये सब करना है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, शुरू में नक्षत्रों में, मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। ज्योतिष बहुत वास्ट है, मैं नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना मैं कह सकता हूँ, इनिशियली एटलीस्ट नक्षत्रों में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, समझिए उनको, पर ज़्यादा जो प्रिडिक्टिव पार्ट है वो उसमें शुरू में नक्षत्रों में मत जाइएगा। जब आपको आप समय बिता लें ज्योतिष में थोड़ा सा, फिर आप उनमें अवश्य जा सकते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत होगी। जैसा मैंने कहा था कि राशि 360 को 12 से डिवाइड करके 30 आएगा, तो वैसे ही जो चक्र है पूरा वो तो 360 डिग्री का ही है। तो जब उसको 27 से डिवाइड करेंगे तो एक जो नक्षत्र होता है, जैसे अश्विनी कह लीजिए, वो 13 डिग्री 20 मिनट का आता है। ऐसे ऐसे एडप्ट करते रहेंगे तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसमें हर जो एक नक्षत्र होता है उसके कुछ चरण भी होते हैं, तो उस प्रकार से 4 चरण होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का एक, जैसे राशि 30 डिग्री की होती है, वैसे ही नक्षत्र का भी एक 13 डिग्री 20 मिनट का माप होता है। तो जैसे मैंने कहा, ये एक टॉपिक है जिसमें मैं बाद में आऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, हर नक्षत्र के बारे में एक व्याख्या दूंगा आगे चलकर। एक नाम जान लेते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। अब इसमें एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है जिसको मिलाकर 28वां हो जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 27 नक्षत्र ही हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघ,
पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये 27 नक्षत्र हैं जिन पर बहुत कुछ टिका है। जैसा मैंने कहा कि शुरू में भले ही आप इसमें मत जाएं, लेकिन आगे चलकर नक्षत्रों की बहुत व्याख्या आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये 4 आधारभूत स्तंभ हैं ज्योतिष के, जिन पर बहुत कुछ टिका है। जैसा मैंने कहा, ये केवल इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत भावों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया और नक्षत्रों के बारे में बताया। आने वाले वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स के बारे में और डीप में हम जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।